21वां चैप्टर है रियासतों का एकीकरण। पहला प्रश्न है कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। 1825 को मुंबई में जन्मे दादा भाई नौरोजी महान बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, समाज सेवी तथा उदारवादी नेता के साथ कपास व्यापारी भी थे, जिन्हें भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है, तो इसका क्रम देखते हैं। इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दिए गए आंदोलन का सही क्रम इस प्रकार है। इंडिगो आंदोलन, नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, उसके बाद पटना आंदोलन जिसका डेट नहीं दिया गया है, उसके बाद डेक्कन दंगे 1875 से 76 में, पंजाब में भूमि अलगाव खिलाफ आंदोलन 1900 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखे थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस गोपाल ने। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ मोड़ आया में शब्द जवाहरलाल नेहरू के जीवनी लेखक एस गोपाल द्वारा कहे गए। उनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू ब्रुसेल्स से आत्म सजग क्रांतिकारी होकर लौटे थे। पांचवा प्रश्न है कि सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित करें, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन ए है। भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी उपरोक्त घटनाओं का व्यवस्थित काल अनुक्रम इस प्रकार है। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा 1929 से 30 अक्टूबर 1939 को, मुस्लिम उद्धार दिवस 22 दिसंबर 1939 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, डायरेक्ट एक्शन दिवस 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न छठा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसी में सारा उत्तर है, इसी से हम लोग उत्तर जान जाएंगे। इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन सी, यानी कि आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और जलियांवाला बाग अमृतसर में है। सातवां प्रश्न है कि हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। 1877 के शाही दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें गणेश वासुदेव जोशी ने स्वयं हाथ से बुने सूती के खादी वस्त्र पहनकर उपस्थित हुए। इसी दरबार में ब्रिटिश महारानी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। आठवां प्रश्न है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार पटेल की अध्यक्षता में। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। नौवां प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 में सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्ति की। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं चलाया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वालियर। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया, जबकि सिंध, अवध तथा सतारा का विलय अलग अलग काल में अलग अलग गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1847 ईस्वी में किया गया, जबकि सतारा का विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकगत सिद्धांत के तहत किया गया।
व्यवगत सिद्धांत के अनुसार विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा ही था। इस सिद्धांत के तहत विलय होने वाले अन्य राज्य जैतपुर, संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 है। अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किया गया था। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, वर्तमान में तेलंगाना में स्थित से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन के लिए चलाया गया था। इनका मानना था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो सकता है, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसे सफल किया जा सकता है। आगे है 22वां अध्याय। 22वां चैप्टर है विविध, और यह मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। पहला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में विशेष योगदान दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों और संघर्ष का आह्वान करके तथा इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने के खंडन के राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया गया। इसीलिए जो जन जागरूकता का माध्यम भी बनाता, ए, बी और सी तीनों सत्य है। दूसरा प्रश्न है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पवनार, महाराष्ट्र में। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार, महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए आरंभ किया था। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस साइड में है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स नौसेना मंत्री तथा एवी अलेक्जेंडर अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। चौथा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका उत्तर डायरेक्ट देखते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2 1 4 3। देखिए कैसे मिलाना है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि कार्यानंद शर्मा मुंगेर, यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कारजी सारण, राहुल सांकृत्यायन अन्नावारी। अब अगला है 5वां प्रश्न कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। छठा प्रश्न है कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है। उनका सपना था स्वाधीनता भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। गांधी जी ने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया? तो ऑप्शन बी 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से 1874 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण विख्यात हैं।
इनका जन्म 10 नवंबर 1848 ईस्वी को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1871 ईस्वी में इन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। बनर्जी को सिलहट वर्तमान बांग्लादेश में नियुक्त किया गया था, परंतु क्रियान्वयन संबंधी अनियमितताओं के आरोप में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। कालांतर में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। अगला प्रश्न 8वां कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आदि कानूनों ने योगदान दिया था। जबकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भारत के स्वतंत्र होने के बाद अस्पृश्यता के प्रयोग एवं बढ़ावा देने या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के नियोक्ता को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास को देशबंधु भी कहा जाता था। चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की संज्ञा प्रदान किया गया था। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा था ब्रह्मदत्त। 10वां कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। श्यामल दास कॉलेज की स्थापना 1885 में भावनगर राज्य के महाराजा तख्त सिंह जी ने अपने दीवान श्यामल दास परमानंद दास मेहता की याद में करवाई थी। इसी कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस साइड में है, अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि 11 नंबर का है कि सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 12वां प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक ने। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक ने किया था। 13वां प्रश्न है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, NS हार्डिकर ने। 1 जनवरी 1924 में NS हार्डिकर के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जमीनी संगठन है। 14वां की बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बॉम्बे प्लान एक ऐसा नाम है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के युग में भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रस्तावों के लिए तैयार किया गया था। 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था। इस योजना को उद्योगपतियों के द्वारा तैयार करने के कारण उद्योगपति योजना भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, SN हल्दर ने। अब इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि साइड में है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में SN हल्दर ने किया गया था। 16वां है कि हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था। इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया था। 7वां प्रश्न की जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि लाला हरदयाल भी थे, भूपेंद्रनाथ दत्त भी थे और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी थे। लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आजाद करना था। 18वां है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 4 और 5 कथन सही है। 1, 4 और 5 कथन सही है। 1 भी सही है, 4 भी सही है और 5 भी सही है। 1 में कि लाइक अली निजाम के
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। चौथा है शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। पांचवा है कि के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। ये सभी सही हैं। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को लेकर 17 सितंबर 1948 तक चला था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किया था। अतः स्पष्ट है कि कथन 2 और 3 सही नहीं है, से सभी जो है सही है। 19वां है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हुई थी। यह भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या RSS के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि इस साइड में है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का 20 नंबर का है कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति थे। ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 21वां की अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्याम शास्त्री ने। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज डॉक्टर श्याम शास्त्री ने की। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में से प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक में 15 अधिकरण भाग 180 प्रकरण उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुषों की शैली में लिखा गया है। 22वां इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, E.H. कार ने। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह कथन E.H. कार ने कहा था। 23वां की भारत की पहली सूती कपड़े की मिल संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावासजी नानाजी दाभार। भारत में पहली सूती कपड़े की मिल का कारखाना मुंबई में पारसी कावासजी नानाजी दाभार ने 1854 ईस्वी में स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग का इतिहास प्रारंभ होता है। स्थानीय पूंजी इस उद्योग का आधार था। अगला प्रश्न है 24वां कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, W. हंटर ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उपरोक्त विचार को W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने कहा, उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया है। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 26वां है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ऑप्शन बी 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक माना जा सकता है। यद्यपि 1920 में M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। उसके बाद मजदूर आंदोलन में काफी तेजी आई। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, फिर भी 1930 से 36 के बीच मजदूर आंदोलन में थोड़ी कमजोरी आई। लेकिन 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से काफी सक्रिय हुआ। 27वां की बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 9 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने काफी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर कार्रवाई की। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध स्वरूप बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने त्यागपत्र 1942 दे दिया था। 28वां है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य के उपनाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे जिसने जनसाधारण के साथ निकट संबंध स्थापित किए। इस अर्थ में उन्हें गांधी जी का अग्रगामी माना जा सकता है। वे समाज सुधार के कार्य में ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रबल विरोधी थे।
29वां कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। 30वां की शारदा मणि कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद ने कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग तथा प्रेम योग नामक पुस्तक की रचना की थी। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है जो कि इस साइड में है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद ने ऐसा कहा था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो जनता द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। 32वां है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 42 तक रहे थे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया। ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। 33वां की बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। MN जोशी भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए थे। 34वां की निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष एक कायस्थ कुल से थे। उन्होंने 1890 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे। वे 1906 से 1910 तक क्रांतिकारी नेता रहे। उन्होंने युगांतकारी नामक पत्रिका भी निकाली थी। महात्मा गांधी गुजरात के एक वैश्य परिवार के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी किया। वे सत्य एवं अहिंसा की पुजारी होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी, मराठी तथा मराठा अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारे भी दिए थे। बिपिन चंद्रपाल एक बंगाली कायस्थ कुल से थे। उन्होंने न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका तथा वंदे मातरम नामक दैनिक पत्र को निकाला करते थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। 35वां की सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय से आशय समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उदय से था। गांधी जी द्वारा सर्वोदय की संकल्पना को रस्किन की अन टू द लास्ट नामक कृति से लिया गया था। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जबकि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा, भगवत गीता तथा मंगल प्रभात आदि गांधी जी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। विनोबा भावे गांधी जी नेता थे। इनके द्वारा ही भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ नामक संस्था का गठन किया था। इस संघ द्वारा इन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया और 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने बंगाली नामक समाचार पत्र भी निकाला। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मित्र आगरकर की सहायता से मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में 2 पत्र निकाले। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा जारी की थी। 1908 में तिलक ने मांडले बर्मा जेल में गीता रहस्य तथा आर्किटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तकें लिखी। तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना की। श्री A.O. ह्यूम ने दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 37वां कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ऑप्शन सी, पटना। जयप्रकाश नारायण के साथ
नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से वो भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला पटना लाया गया और उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया था। 38 माह की 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4। तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, चौथा राज हड़पने का सिद्धांत। धार्मिक और सुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तन करने भी किसी हिंदू की उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं की ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 17 अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ तथा राज हड़पने का सिद्धांत 1848 में व्याख्यापित किया गया था। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर का कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने के पहले भारतीय कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा M.N. राय। M.N. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। बॉम्बे में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। 40वां की इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता की संज्ञा दी है। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। 48 माह के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों की सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपीय में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। 42वां की भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के काई लून नामक व्यक्ति को है जिसने ईसा के प्रारंभिक वर्षों में आविष्कार किया। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ माना जाता है। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन संस्कृति पुस्तक पंचरत्न है। नेपाल से प्राप्त 1105 ईस्वी की यह हस्तलिपि वर्तमान में कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है। भारत में विशेषकर पश्चिम भारत में कागज निर्माण की जानकारी अरबों के जरिए पहुंची। ईसा की 8वीं शताब्दी ईरान खुसरानी कागज भारत में पहुंचा और कई सदियों तक आयात किया जाता रहा। 43वां की सर स्टेफन क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर हो रही स्थिति के कारण भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा था। 44वां की किसकी कानून समस्या के समाधान है, तो महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1893 ईस्वी में गांधी जी को गुजरात के दादा अब्दुल्ला जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे अपने एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया। 45वां की स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व और प्रेरणा कहां से आई थी, तो ऑप्शन बी फ्रेंच क्रांति से आई थी। फ्रांस की क्रांति 1889 से 1799 फ्रांसीसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1871 ईस्वी में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे महात्मा गांधी को इस कारागार में रखा गया था। 47वां की समाजवाद का समर्थक कौन था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऑप्शन डी इसका। 48वां की किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो ऑप्शन डी मौलाना हजरत मोहानी।
प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अजमल खान ने की थी। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि इस साइड में है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट उत्तर है, यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3, यानी कि बारदोली का गुजरात, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में, यरबदा जेल महाराष्ट्र में है और नोआखली आंदोलन पश्चिम बंगाल में है नोआखली। अगला प्रश्न है 50वां कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया। वह आदेश क्या था? तो वह आदेश था ऑप्शन ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय तथा संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। सामूहिक जुर्माने तथा अन्य दमनात्मक कार्रवाइयों के बाद भी विदेशी सामानों का बहिष्कार एवं कर बंदी के माध्यम से आंदोलन जारी रहा। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था। 51 में है कि वर्ष 1940 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। 52 में 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि है 53 नंबर का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। S.A. डांगे साम्यवादी विचारक थे, जिन्होंने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तक लिखी। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 54 की अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। हिंदू महासभा की स्थापना 23 फरवरी 1915 को हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके आरंभिक वर्षों में इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के उन सभी प्रमुख नेताओं का संबंध था जिन्हें साधारणतः नरमपंथी सांप्रदायिक नेता कहा जाता है। इसमें प्रमुख मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष महाराज माणिक चंद्र नंदी थे। 1923 ईस्वी में इसकी बैठक बनारस में हुई थी, जहां इसकी अध्यक्षता करने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को है। स्वामी जी आर्य समाज के नेता थे। हिंदुत्ववादी नीतियों के कारण ही सांप्रदायिकवादियों ने इनकी हत्या 1925 में कर दी थी। 55 की बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व इन्होंने किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ था। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1857 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था। ये आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 56 की किस वर्ष वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए हो जाएगा 1938 ईस्वी में। वीडी सावरकर 1938 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवती अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर का। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने।
31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता को प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद पुनः याद जीवित रहे कही थी। उसके बाद है 58 नंबर का कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से भी। लाला लाजपत राय को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत प्रारंभ की, किंतु बाद में स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण वे आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में हुए लाठीचार्ज चोट के लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 59वां कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थी। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हो गया था। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष भारत में गांधी जयंती के रूप में तथा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 60वां कि आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1937 ईस्वी की कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधारों हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए। संयुक्त राज्य प्रांत में 1939 ईस्वी में तथा बिहार एवं उड़ीसा में 1938 में नए काश्तकारी कानून पारित हुए थे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज के लिए इतना। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 22वां अध्याय और संपूर्ण अध्याय खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।